कभी सोचा है कि अगर कोई सूद पर मबनी कर्ज न लेना चाहे तो क्या उसके लिए गाड़ी या घर जैसी बड़ी चीज खरीदने का कोई रास्ता है? आज हम एक ऐसे ही मालियाती सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो रिवायती फाइनेंसिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ उसूलों पर चलता है। तो असल सवाल तो यही है कि क्या सूद से बचते हुए कोई बड़ा असासा फिनांस करवाना मुमकिन है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें इस्लामिक लीजिंग या जिसे इजारा कहते हैं उसमें मिलता है। अच्छा, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये निज़ाम पैसे कर्ज देने का नहीं बल्कि किसी चीज़ को किराए पर देने का है, और यहीं से रिवायती फाइनेंसिंग और इसमें सबसे बड़ा फ़र्क शुरू होता है। इसे इस्लामी इस्तिलाह में अजारा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप पैसे उधार नहीं ले रहे बल्कि किसी चीज़ के इस्तेमाल का हक किराए पर ले रहे हैं। यानी जो अदायगी आप कर रहे हैं वो असासे को इस्तेमाल करने की है, ना कि उधार लिए गए पैसों पर कोई इजाफी रकम। अच्छा, इस सिस्टम के कुछ बुनियादी उसूल हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाते हैं। पहली बात तो ये कि बैंक को इस असासे का हकीकी मालिक होना चाहिए। दूसरा, मुल्कियत के जितने भी खतरात हैं, जैसे कोई नुकसान हो गया, वो सब बैंक बर्दाश्त करेगा। और तीसरा, किराया उस दिन से शुरू नहीं होगा जब बैंक ने पैसे दिए, बल्कि उस दिन से जब असासा आपको मिल गया। तो फिर उसमें बैंक का क्या रोल है? यहाँ बैंक कर्ज देने वाले के तौर पर नहीं बल्कि एक खरीदार के तौर पर सामने आता है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। बैंक आपको पैसे नहीं देगा कि जाएं और अपनी पसंद की चीज़ खरीद लें, नहीं, बल्कि बैंक खुद जाएगा और बेचने वाले से वो चीज़ खरीदेगा। यही वो पहला अमली कदम है जो इस पूरे अमल को एक हकीकी तिजारती मुआहदा बनाता है, ना कि कर्ज का लेन देन। तो सवाल ये है कि ये पूरा प्रोसेस असल में होता कैसे है? ये एक बड़ा मुनज़्ज़म सफ़र है जिसके 4 बिल्कुल साफ वाज़े मराहिल हैं, और इस सफ़र के आखिर में गाहक इस असासे का मालिक बन जाता है। तो ये हैं वो 4 स्टेप्स। पहले बैंक असासा खरीदता है, फिर गाहक उसे वसूल करता है, उसके बाद लीज का मुआयदा होता है और आखिरकार मुल्कियत गाहक को मुंतकिल कर दी जाती है। चलें अब हर एक को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बाकायदा खरीदारी का। बैंक और जो असल बेचने वाला है उनके दरमियान एक मुआयदा होता है। इस स्टेप के बाद कानूनी तौर पर इस असासे का मालिक बैंक होता है, गाहक नहीं। यहाँ पर गाहक की एंट्री होती है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प रोल में। इस मरहले पर गाहक बैंक के एक एजेंट के तौर पर काम करता है और बेचने वाले से वो चीज़ वसूल करता है। याद रहे, वो अभी तक मालिक या किराएदार नहीं है, सिर्फ बैंक का एक नुमाइंदा है। और जिस लम्हे गाहक बैंक के एजेंट के तौर पर वो असासा वसूल कर लेता है, ठीक उसी वक्त से लीज का मुआयदा भी शुरू हो जाता है। अब बाज़ाबिता तौर पर बैंक मोजिर यानी लेसर और गाहक मुस्ताजिर यानी लेसी बन जाते हैं, और यहीं से किराए की किस्तों का आगाज होता है। अब हम पहुंचते हैं इस सफ़र के आखिरी और सबसे अहम मरहले पर, वो मकाम जहां मुल्कियत का मकसद पूरा होता है। जब लीज की मुद्दत पूरी हो जाती है और तमाम किराए की किस्तें अदा हो जाती हैं, तो बैंक अपना वादा पूरा करता है और इस असासे की मलकियत बाज़ाब्ता तौर पर गाहक के नाम मुंतकिल कर दी जाती है। और ये मलकियत की मुंतकली 2 शरई तौर पर जायज़ तरीक़ों से हो सकती है। एक तो ये कि बैंक एक अलग मुआहदे के तहत वो असासा गाहक को तोहफे में दे दे, या फिर उसे एक अलामती कीमत जैसे सिर्फ ₹1 में गाहक को फ़रोख्त कर दे। दोनों सूरतों में नतीजा एक ही निकलता है, गाहक मालिक बन जाता है। तो आखिर में चलें एक बार फिर उन बुनियादी उसूलों पर नज़र डालते हैं जो इस पूरे सिस्टम को इतना अलग बनाते हैं। बात सारी घूम फिरकर खतरे और इनाम पर आती है। चलें ज़रा दोनों का आमने सामने मुवाजना करते हैं। इस्लामिक लीजिंग में असासे का मालिक बैंक है, इसीलिए नुकसान का खतरा भी उसी का है। देर से अदायगी पर कोई जुर्माना नहीं होता, और सबसे अहम बात, किराया तभी शुरू होता है जब असासा आपको मिल जाए। ये सारी बातें रिवायती लीजिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जहां अक्सर सारा खतरा गाहक पर ही डाल दिया जाता है। इस्लामी मालियात का ये एक रहनुमा उसूल है जो उस पूरे ढांचे की बुनियाद है। चूंकि बैंक एक जायज़ मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए वो असासे का हकीकी मालिक बनकर उससे जुड़े खतरात को भी कबूल करता है। यही वो चीज़ है जो उसके मुनाफे को सूद से अलग करती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब एक मालियाती निज़ाम मुनाफे को हकीकी असासे की मलकियत और उससे जुड़े खतरे के साथ जोड़ देता है, तो क्या इससे कर्ज के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई बुनियादी तब्दीली आ सकती है?